मित्रों नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट, टेट, अंडरग्रेजुएट टेट परीक्षाएं, सुपर टेट संबंधित सीडीपी के महत्व प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके पेपर में बहुत सहायता करेगा। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। इसमें विकल्प दिया गया है स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, सी रोजगार के संदर्भ में, डी अभ्यास पुस्तिका में। आप बताएं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। कि असंगठित घर से जब आ रहा है तो इसका मतलब कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो स्वतंत्र अध्ययन करने में उसे कठिनाई होगी। इसका विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जो कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। आप एक शिक्षक हैं, आप जो है अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, पहला विकल्प। बी, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। तो आप इसमें जो सकारात्मक जवाब है उसका चयन कीजिएगा। ठीक है, मजबूर शब्द तो एकदम निगेटिव हो गया। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। आप उन्हें मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखें कि इसमें आप बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे। भाई जब भी आपको अंग्रेजी सिखाना है तो आप अंग्रेजी में बात कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट हो गया पहला चीज़। बे में आप देखें कि आप किसी चीज़ को मजबूर नहीं कर सकते, नेगेटिव हो गया। तीसरा, मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, भी आपका नेगेटिव हो गया। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। विकल्प डी आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। वह कौन से वाह कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। भावना, मनोभाव, ए विकल्प। बी में संस्कृति और प्रशिक्षण, सी बालक का दृष्टिकोण, डी लक्ष्य और प्रयोजन। पंजाब टेट का प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा। तो पंजाब टेट का मतलब है जरूरी नहीं यूपी टेट में ना आए, या उत्तराखंड में ना आए, या अंडरग्रेजुएट टेट परीक्षाओं में ना आए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो टेट, सुपर टेट और सी टेट संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज अध्ययन किया जा रहा है। तो देखिए कौन सा वाह कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है, तो देखें तो इसमें रोकते हैं कौन सा कारक होगा। भावना मनोभाव बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि भावना मनोभाव से हम उसको समझते हैं, पढ़ते हैं। बालक का दृष्टिकोण होना ही चाहिए, लक्ष्य और योजना बननी ही चाहिए। संस्कृति और प्रशिक्षण ये आपका वाह कारक है। ठीक है, जो कि रुचि लेने में बालक को रोकते हैं। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग का बालक कैसा होता है। ऐसे अभिभावक के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, डी ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं, उन्हीं को कमजोर बालक कहते हैं। जो सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय होती है, उसी को ही हम कमजोर बालक की श्रेणी में रखते हैं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी। आप जानते हैं 5वीं कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, एक विद्यार्थी को दृष्टि संबंधी समस्या, देखने में समस्या है, तो आप क्या करेंगे। को निचले स्तर के कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए। बी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में करने की सहायता की जानी चाहिए। सी के साथ में कक्षा के समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कोई भी समस्या हो, देखने में
सुनने में, देखने में समस्या जो है, तो ऐसे बालकों को श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। श्रव्य सामग्री, दृश्य नहीं, क्योंकि देखने में समस्या है, ठीक है, तो देख पाएगा नहीं, तो श्रव्य सामग्री का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपका विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आप कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, न्यून दृष्टि माने जिसकी दृष्टि बहुत कम है, कमज़ोर है, ठीक है, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। बी, सी, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो वीडियो के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। आप जानते हैं कि जहाँ सहायता प्रदान करना हो, यह आपका सकारात्मक जवाब हुआ, तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से टिक कर दीजिए, विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धिलब्धि 25 से 70 के मध्य होनी चाहिए। बिल्कुल होती है, मानसिक मंदता की विशेषता यही है जिसकी IQ 70 से कम हो, 25 से 70 के मध्य हो। धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन में समस्याओं को नहीं कर पाना, ये भी मानसिक मंदता की विशेषता है। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि नहीं है, ठीक है। तब वातावरण के साथ अनुकूल करने में कठिनाई होना, यदि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो वातावरण में आप अपने को ढाल नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों को कमज़ोर होना, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, ये आपकी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। निःशक्त, ऐसे बालक जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ठीक है, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं समावेशी शिक्षा होती क्या है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो विशिष्ट योग्यता वाले बालक होते हैं। विशिष्ट योग्यता वाले बालक मीन्स मंदबुद्ध, पिछड़ा, विकलांग, निःशक्त, प्रतिभाशाली, ऐसे बालकों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। निःशक्त बालकों शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। मित्रों, पहला विकल्प सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बालक होता क्या है? जिसकी IQ 120 से अधिक हो, प्रतिभाशाली बालक को श्रेणी में रखते हैं। सामान्य बालक होते हैं 90 से 10 IQ वाले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य बालकों को बार बार पूछा था, तो ध्यान दीजिएगा, 90 से 110। तो प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? सृजनात्मक विचार बिल्कुल होते हैं, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, अभिव्यक्त दृष्टि रुचि में नवीनता हमेशा बनी रहती है, उसमें जिज्ञासा होती है। सीटेट 2011 का प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो दूसरों के साथ झगड़ना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? आप जानते हैं कि जो विकार संबंधित होता है, डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलेरिया, डिसग्राफिया, इस तीन में से लगभग एक नंबर आ जाता है, इसी तीन से ही आ जाता है। ठीक है, डिस्लेक्सिया, डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ने में समस्या, डिस्कस पढ़ना। ठीक है, तो डिस्लेक्सिया हो जाएगा आपका पठन विकार, विकल्प सी। अच्छा, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, अच्छा ग्राफ बना रहे हैं ना, ग्राफ बना रहे हैं, जब कोई आप ग्राफ बनाइए इसका मतलब लिख रहे हैं ना, तो लेखन विकार होगा, डिसग्राफिया, लेखन विकार। ठीक है, फिर डिसकैलकुलेरिया, कैलकुलेशन मीन गणित लगाना, डिसकैलकुलेरिया माने गणित संबंधी विकार। यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। विशेष आवश्यकता वाले बालक की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विशेष पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के विशेष अध्यापकों द्वारा। हम जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा जो होगी वह सामान्य बालकों के साथ कराई जानी चाहिए, तभी समानता
जो आपके मौलिक अधिकार हैं 6 समानता के अधिकार का पालन होगा। ठीक है, पहला विकल्प सही। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? भाई एक विद्यार्थी तो बुद्धिमान है, आप क्या कर सकते हैं? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, उसे अभिभावक को सूचित करने के लिए करेंगे कि वह बुद्धिमान है। आप जानते हैं मित्रों कि यदि मोटिवेशन शब्द मिल गया तो आपका सबसे सकारात्मक शब्द है, आप लगा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में 90% क्वेश्चन आपके सही होंगे। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा कि अच्छा बुद्धिमान वाला बालक है तो उसको हम प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आज बनता है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न किसने कहा है? क्रच और क्रचफील्ड महोदय ने कहा है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि समस्या के प्रति जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियां और रिक्तियाँ, ये जो सारी समस्याएं होती हैं ये सृजनशील बालकों में ही होती हैं। सृजनशील बालक वो होते हैं इसमें नवीनता होती है, रचना करने की योग्यता होती है, लेकिन मौलिकता को छोड़ते नहीं हैं। मौलिकता तो होती ही है लेकिन उसमें नवीन धारा प्रवाहिता, नवीनता होती है। ठीक है, ये समस्याएं जो होती हैं, रिक्तियाँ की सजगता जो होती है, यह सृजनशील बालकों में ही होती है। विकल्प सी सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। विशेष शिक्षा संबंधित है, अब बताएं। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से कर देते हैं। तो विशेष शिक्षा नहीं होता, विशेष प्रशिक्षण होता है। विशेष शिक्षा जब होगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से ही होगा। मित्रों, इसमें विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? भाई जो आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ, 9 बना, 2009 में एक्ट बना, 2010 में लागू हुआ। ठीक है, तो जब 2009 में एक्ट बना, ऐसी सिचुएशन में क्या रखा गया था कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? तो मैं तो ध्यान दीजिएगा 30, 45, 42, 50 घंटा विकल्प दिया हुआ है। इसमें आपका विकल्प बी सही होगा कि आप 45 घंटे कार्य करें। ठीक है, विकल्प बी। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। आरटीई शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? हम जानते हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम जो लागू होता है 6 से 14 वर्ष बालकों पर होता है, निःशक्त बच्चों के लिए होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति से होता है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से होता है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। ठीक है, और 14 से 18 वर्ष के आगे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होता। मित्रों ध्यान दीजिएगा, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आप कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो कौन सी समस्या होगी? पठन विकार माने डिसलेक्सिया। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब सी को डी पढ़ रहा है, डी को सी पढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में डिसलेक्सिया होगा, पठन संबंधी विकार होगा। पठन संबंधी विकार में डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेरिया, डिस्ग्राफिया से प्रश्न बनते हैं। इसी 3 से लगभग 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मित्रों ध्यान दीजिएगा। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और कोई नहीं। बताएं, बहुत से बच्चे इसमें समेकित कर देते हैं लेकिन नहीं, इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है इसमें विशेष
बालकों के लिए, विशेष योग्यता वाले विशेष बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, जैसे प्रतिभाशाली, मंदबुद्ध, पिछड़ा, निःशक्त, ऐसे बालकों के लिए समान रूप से एक साथ शिक्षा देना। ठीक है, सबको एक साथ शिक्षा देना ही समावेश शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की धीमी होती है, बिल्कुल सही है। जिनकी बुद्धि 80 से 90 होती है, हाँ भाई, पिछड़े बालक की बुद्धि 80 से 90 होती है। सामान की क्या होगी, 90 से 110। ठीक है, प्रतिभाशाली 120 से प्लस। क्योंकि सामान बार बार पूछा था, सामान बालकों की IQ क्या होती है, तो 90 से 110। फिर अगला विकल्प, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों, उपयुक्त सभी। हाँ बिल्कुल, आपका इसमें विकल्प D सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। आप बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने की क्षमता। अलेक्सिया भी पढ़ने की क्षमता के अंतर्गत आती है। विकल्प पहला आपका सही हो गया। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।